हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स की एम्पियर के सेकंड नियम के अनुप्रयोग को, अर्थात एम्पियर के जो दूसरा अनुप्रयोग है वो हम लोग देखेंगे। तो गाइज आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने एम्पियर के नियम को नहीं देखा है तो जरूर उस लेक्चर को देखिएगा, तभी आज की लेक्चर आपको बेहतरीन लगने वाली है, एकदम सरल और आसान लगने वाला है। तो आप लोग एम्पियर के नियम को देखिए, फिर इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। तो गाइज लेक्चर में अगर कोई दिक्कत आती है या कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, आज की टॉपिक क्या है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले मुद्दा ये उठता है कि आखिर परिनालिका क्या है, परिनालिका क्या है। तो ध्यान से समझिएगा परिनालिका क्या होता है। दो ठो आप क्या ले लीजिएगा, जानते हैं, दो ठो छड़ ले लीजिएगा, दो ठो छड़, ठीक, ये दो क्या हो गए, छड़ हो गए। थोड़ी सी अब दो छड़ ले लिए नहीं, दो छड़, एक छड़ ये हो गए और ये दो छड़ ले लिए, एक दूसरे के पैरेलल रख लिए। अब इसमें तार के कई फेरे को लपेट कर, तार के कई फेरे लपेट दो भाई, ध्यान से समझिएगा। तार के क्या कर दो, कई फेरे आप लपेट दीजिए, तो ये क्या तैयार हो जाती है, परिनालिका तैयार हो जाती है। हमने क्या बताया कि एक धातु की छड़ ले लीजिए या एक बेलन ले लीजिए और उस बेलन के ऊपर तार को लपेट दो, तार के कई फेरे लपेट दो, तो ये व्यवस्था जो तैयार करते हो, ये जो आप सिस्टम तैयार करते हो, ये सिस्टम परिनालिका कहलाती है। क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। बात समझ में आया। यदि हम क्या कहें, ऐसे एक मार्कर ले लें और इस मार्कर में तार के कई फेरों को लपेट दे, तो तार के फेरे को लपेटकर बनाया गया योजना या बनाया गया ये व्यवस्था ही परिनालिका कहलाता है। तो गाइज आइए हम देखते हैं परिनालिका कैसा होता है। तो गाइज ये देखिएगा, हमने आपको समझाने के लिए ये लाया जो है, ये कोई मार्कर हो गए, ये क्या हो गए, ये कोई आपका धातु की छड़ हो गई, मार्कर नहीं धातु की छड़ समझिएगा। और इस धातु की छड़ पर इस प्रकार तार के कई फेरे को लपेट दो, इस प्रकार तार के कई फेरों को क्या कर दीजिए, लपेट दीजिए। ये लपेट दिए, ये देखिए, ये तार के कई फेरों को हम लोगों ने क्या किया, इसमें लपेटा है। तो तार के कई फेरे लपेटने के बाद ये एक जो है स्प्रिंग के भांति क्या करता है, व्यवहार करता। देखिए इस तार के कई फेरे को जब राड पर लपेट देते हैं तो ये एक स्प्रिंग की तरह व्यवहार करने लगता है, ये एक स्प्रिंग के भांति दिखने लगता है। इतनी बात समझना, नहीं तो आइए फिर से इसको देख लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार, ये कोई धातु की छड़ ले लिए और इस धातु की छड़ पर एक तार के कई फेरों को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। तार के कई फेरों को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। तो तार के कई फेरों को लपेटने के बाद ये एक स्प्रिंग के भांति व्यवहार करने लगता है और यही आपकी क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। इतनी बात समझ में आया। तो गाइस आइए आपको देखते हैं, ये आपकी परिनालिका बनाई गई। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं गाइस, उसके बाद आप क्या करते हो कि इस परिनालिका की इस वाले तार से, इस वाले तार को आप लोग जो है क्या करते हो और इस वाले तार के सिरे से क्या करते हैं, एक ये प्लस एक ये माइनस, अर्थात बैटरी जोड़ देते हैं। जब बैटरी जोड़ देते हैं तो बैटरी से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, बैटरी से धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो धारा है वो इस सिरे से होते हुए इस परिनालिका के अंदर इस तार से प्रवेश कर जाती है। इस तार से होते हुए ऐसे तार के चक्कर लगाते हुए फिर इस तार से परिनालिका के बाहर आ जाती है। जो करंट अंदर प्रवेश की थी वो करंट इस तार से बाहर की तरफ निकल आती है। इतनी बातें आपको समझ में आया है, इतनी बातें आपको समझ में आया है या नहीं आया, ये बात आप बताइए। इतनी बातें आपको समझ में आई। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे दो पॉइंट चीजें यहाँ क्या है कि इतनी देर तक हम लोग जो है जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ निकलता था तो हमने उसे डॉट से दिखाते थे, और जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की तरफ प्रवेश करता था, अंदर की तरफ जाता था, तो उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो इसी को हम लोग अब इस बार चुंबकीय क्षेत्र को नहीं बल्कि धारा को दिखाने वाले हैं। किसको दिखाने वाले हैं, धारा को दिखाने वाले। फिर से बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग डॉट को जो है धारा को दिखाएंगे, क्रॉस को भी धारा को दिखाएंगे, डॉट को जो है
उस धारा को दिखाएंगे जो धारा बाहर की तरफ निकलेगी, और क्रॉस को उस धारा से व्यक्त करेंगे जो धारा अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हम लिख दे भी रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहे हैं गाइस, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये डॉट जो है बाहर आती हुई धारा के लिए, क्या बाहर आती हुई धारा के लिए, वाली धारा के लिए, धारा के लिए, ये हो गया। आप आगे ध्यान से समझिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस प्रणालिका को हम लोग जो है थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरे रूप में। इस प्रणालिका के जो ये तार के कई फेरे लपेटे गए हैं, इस तार के कई फेरे को लपेट कर जो प्रणालिका बनाई गई है उसे हम लोग विस्तार करते हैं। इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए, आसान करने के लिए। तो क्या करते हैं, इसका दूसरा डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसका दूसरा डायग्राम यहाँ पर। तो हमने क्या कहा कि ये धातु की जो एक छड़ थी वो धातु की एक छड़ ले ली। ध्यान से समझिए, ये कोई एक धातु की क्या हो गई, छड़ हो गई। ठीक, ये धातु की पहली छड़ हो गई, और ये धातु की क्या हो गई, दूसरी छड़। थोड़ा सा आप यहाँ इसको स्पेस दे के बनाइएगा। ये एक धातु की पहली छड़ हो गई, इसको दो परत से हम लोग दिखा देते हैं। फिर उसके बाद ये धातु की दूसरी परत हो गई, दूसरी प्लेट हो गई, ये हो गई। ठीक, अब आप ध्यान से समझिएगा। इसमें जो तार के कई फेरे लपेटे गए थे, तो तार के कई फेरे लपेटने के बाद जो धारा की दिशा थी, उस धारा की दिशा को हम समझते हैं। अब धारा की दिशा को समझ लेंगे तब इधर की तरफ नोट करेंगे। तो सबसे पहले फिर से हम लोग अपना प्रणालिका तैयार करते हैं। भाई क्या तैयार करते हैं, प्रणालिका तैयार करते हैं। तो चलिए, ये धातु की छड़ हो गई। धातु की छड़ पर तार के कई फेरे लपेटने पर क्या वो बन जाती है, प्रणालिका बन जाती है। और वो कैसा व्यवहार करती है, वो एक मिनट इंटरेस्ट वाली बातें ध्यान से समझिएगा। जब किसी क्या कहते हैं, जब किसी प्रणालिका पर तार के कई फेरे लपेटकर, जब किसी छड़ पर तार के कई फेरे लपेटकर प्रणालिका बनाई जाती है, और जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हमने आपको क्या कहा कि जब प्रणालिका में हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रणालिका एक छड़ चुंबक के भांति व्यवहार करता है, जो कि आपको इस स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि प्रणालिका में जब करंट प्रवाहित करते हैं तो प्रणालिका एक छड़ चुंबक के भांति व्यवहार करता है। आपको इस स्क्रीन पर वो छड़ चुंबक दिखाई पड़ रहा होगा। एक तरफ N ध्रुव हो जाता है, एक तरफ S ध्रुव हो जाता है। इस बात को हम ध्यान से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा मुद्दा क्या था। हमारा मुद्दा ये है कि धारा की दिशा ज्ञात करना है। तो यह इधर देखिए, आप ध्यान से समझिए गाइस। हमने क्या कहा कि ये तार के आपने कई फेरे लपेट दिए। तार के जब कई फेरे लपेट दिए तो आप एक चीज़ गौर को ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने क्या कहा गाइस, हमने क्या कहा कि ये जो तार के आपने कई फेरे इस छड़ पे लपेटा है, इस छड़ पे धारा की दिशा क्या होगी और इस छड़ पे धारा की दिशा क्या होगी। तो ध्यान से समझिए, हमने क्या बताया कि ये देखो, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपने तार के कई फेरे को लपेटा है इस छड़ पर। थोड़ा सा 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं हम लोग। ये टाइम भले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ऐसे तार के कई फेरे लपेट लिए ना। अब देखो इस वाले परत यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी 8 परतें दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ से धारा क्या हो रही है, ऐसे सोचो। ये जो धारा है ये देखो, ये देखो। अब आप देखो इस तार से धारा क्या हो रही है, इस तार से धारा क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। इस तार से धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। आप ऐसे समझो गाइस, आपको यहाँ समझना होगा कि आप इमेजिन कीजिए कि एक भाग इसका पहले फिक्स करते हैं यार, थोड़ा सा रुको क्योंकि पकड़ने में दिक्कत आ रही है।
इस भाई को एक भाग फिक्स कर लेते, ऐसे समझो आप। ये देखो अब आपको समझाने में आसान होगा। इसको जाने दो, जहाँ तक जा रहा, ज़्यादा दूर चला जा रहा है ना, रोक लो भाई, ज़्यादा दूर इसके जाने का काम नहीं है। अब देखो तार के कई फेरों को हमने दूर दूर कर दिया, ठीक। अब देखना आप क्या करना है कि इसे आपने क्या जोड़ा है, इसे बैटरी से जोड़ा, इसको क्या किए, बैटरी से जोड़े। तो इस सिरे को आप जब बैटरी से जोड़ोगे, इस सिरे से जब आप बैटरी को जोड़ोगे तो जब धारा यहां पहुंचेगी, जब धारा इस छड़ के ऊपरी वाली परत पे पहुंचेगी तो ये धारा क्या होगी, लंबवत बाहर की तरफ होगी। जब धारा इस तार के ऊपरी वाले परत पे होगा, अर्थात इस धातु की पहली छड़ पे होगा, इस धातु के ऊपरी वाले छड़ पे होगा, तो धारा की दिशा लंबवत बाहर की तरफ होगा, लंबवत आपकी तरफ होगा। ये समझिए। देखिए ये क्या बता रहा है, देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ, तार इसके अंदर प्रवेश की, अंदर प्रवेश करने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो धारा है, ये जो धारा है, ये धारा आपके तरफ आ रही है, ये धारा आपके तरफ, इस धातु के पहले पृष्ठ पर, इस धातु के पहले पृष्ठ पर जो धारा है वो आपकी तरफ आ रही है। तो हमने क्या बताया कि जब धारा आपकी तरफ आती है उसे हम लोग डॉट से दिखाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद जब इस सिरे से, इस सिरे के बाद जो ये निचले परत की होती है, जो निचले पृष्ठ है इस धातु की, जो ये निचले पृष्ठ तार जो यहां मोड़े गए हैं, वहां समझिए। अब वहां क्या होता है, वहां तार, वहां क्या होता है, वहां जो तार होता, धारा होती है वो लंबवत क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। वो लंबवत किधर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। ये देखो ये तार, धारा इधर से प्रवेश की, ये धारा इधर से प्रवेश की, प्रवेश करने के बाद ऐसे ऐसे देखो, ये उंगली आपको दिखाई पड़ा ना, ये धारा ऐसे निकली है। फिर उसके बाद ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ते हुए यहां देखो, जब धातु के पहले पृष्ठ पे पहुंची, धातु के ऊपरी पृष्ठ पे पहुंची, तो धारा की दिशा इधर की तरफ हो गई। और जब ये फिर घूमी, घूमने के बाद या देखो जब नीचे पहुंचा तो नीचे के जितने फेरे हैं वहां धारा की दिशा इधर की तरफ है, और जो ऊपर के फेरे हैं धारा की दिशा इधर की तरफ है। ये बात आपको समझ में आ, गाइस इमेजिन कर लो थोड़ा सा, इतनी तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी काम खत्म हो गई भाई, इनको विदा कर दो, जाओ। अब क्या करते हैं ध्यान से, तो ये बात पता चल गया कि वो जो यहाँ पर होगा वो धाराएं जो होंगी लंबवत बाहर की तरफ निकलेंगी, तो इसे हम लोग डॉट डॉट से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं, डॉट डॉट से। ये धारा की दिशा को दिखा दिए। और जो अंदर की तरफ प्रवेश कर रही थी उसे हम लोग क्रॉस से दिखा दिए। किससे दिखा दिए, क्रॉस से। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान दिशा ज्ञात करते हैं। अब हमको पता है, आपको पता है ना कि जब किसी प्रणालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो प्रणालिका एक चुंबकीय क्षेत्र के भांति, एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको बताया कि, ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आपके पास दो नियम होता है। क्या होता है कि दाहिने, जो आपका दाहिना हाथ होता है, जो आपका दाहिना हाथ होता है उसे आप, जो दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है उसे आप धारा की दिशा में कर दीजिए, उसे धारा की दिशा में कर दीजिए। और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसे आप उसकी उस अंगुलियों को, ध्यान से फिर से पुनः एक बार बोल रहे हैं, हमने क्या बोला कि अंगूठा को धारा की दिशा में करते हैं। तो सबसे पहले अंगूठा को धारा की दिशा में जब करेंगे तो ये जो हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। चले देखें, ध्यान समझिएगा। अब आप समझिए जरा सा, यहाँ जो धारा है वो क्या हो रही है, लंबवत बाहर की तरफ निकल रही है। वो जो धारा है वो लंबवत बाहर की तरफ निकल रही है। तो यदि हम अपने इस दाहिने हाथ के अंगूठे को किधर की तरफ करें, धारा की तरफ करें, तो आप सोचो जब आप इस दाहिने हाथ की अंगूठे को धारा की दिशा में करोगे तो गाइस ये धारा की दिशा में इस प्रकार हो जाएगा, ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हथेली बता रहा है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। उसके बाद जब आप अंगूठा जो है
इस धारा की दिशा अंदर की तरफ है, जब आप अंदर की तरफ करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा इधर हो जाएगी। या तो मैंने आपको बताया था, या मैंने आपको क्या बताया है कि दाहिने हाथ के अंगूठे नियम को अपना लो। दाहिने हाथ का अंगूठा क्या है कि धारा की दिशा ये है, धारा की दिशा ये है, देखिए ऐसे, ये इस तार के लिए देखिए। फिर मैंने क्या बताया कि धारा की दिशा ये अंगूठा व्यक्त कर रहा है। धारा की दिशा को कौन व्यक्त कर रहा है? अंगूठा। तो ये धारा की दिशा अंदर की तरफ है, धारा की दिशा अंदर की तरफ है। तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां, अब ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की तरफ होगी। तो गाइस इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है वो इधर से इधर की तरफ होने वाली है। प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है वो इधर से इधर की तरफ होगा। तो आपको ये बात ज़रूर समझनी होगी कि इधर कोई क्या रहा होगा, इधर जो होगा नॉर्थ होगा और इधर क्या होगा साउथ, यानी नॉर्थ माने उत्तरी होते ना। तो पहले ओके निकाल ले, या गाना ही सुन ले तो वही कह ले, नॉर्थ माने उत्तरी, ठीक। तो इधर कोई नॉर्थ पोल होगा, उधर कोई क्या होगा साउथ पोल होगा। तो इसका हम लोगों ने विस्तार रूप यहाँ पर बना लिया है। और ये किसकी दिशा है? ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है। ये किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है। अब इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, अब इस पे जो है हम लोग एक जो है परिपथ बना लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करने के लिए अब हम लोगों को यहाँ पर एक परिपथ बनाना होगा। ध्यान से समझिएगा। तो गाइज अब हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल लिया, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की तरफ है, ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसी में चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद पथ का रचना करते, एक बंद पथ की कल्पना करते। ये बंद पथ ये हो गया, जो कि बंद परिपथ का नाम पी क्यू आर और क्या है एस है। पी क्यू आर और एस हो गए, ठीक। अब इस बंद पथ की रचना करने के बाद इस बंद परिपथ से होकर गुजरने वाला, इस बंद परिपथ से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस बंद पथ से जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो इस बंद परिपथ के लिए हम लोग एम्पियर का नियम लगाते हैं। तो एम्पियर के नियम से हमने क्या पढ़ा है, रेखीय समाकलन B इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर किस पथ की बात हो रही है? पी क्यू आर और एस की बात हो रही है। तो बंद पथ क्या हो गया? पी क्यू आर और एस। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आगे हम चर्चा करते हैं इस पक्ष को हम लोग 4 पदों में तोड़ते हैं। जब P से Q गए, जब Q से R गए, जब R से S गए और S से कहाँ गए? P पे गए। तब तो इस पक्ष को हम लोग इस प्रकार लिखते, चलिए देखिए ध्यान समझिएगा। रेखीय समाकलन B इंटू डी एल, उसके बाद P Q R और S, ठीक, बराबर। अब इस पक्ष को हम लोग 4 पदों में लिख रहे हैं। जब P से कहाँ गए हैं? Q से। जब P से कहाँ गए? Q, तो क्या हो गया? रेखीय समाकलन B इंटू डी एल हो गया। और कहाँ गए हो? P से Q गए हो। कहाँ गए हो गाइस? P से जब Q गए, ये P हो गया, ये क्या हो गया? Q हो गया। अब दोबारा जब आपने कहाँ गया? प्लस Q से कहाँ गए? R, Q से R, तो Q से R जाने के लिए क्या हो गया? रेखीय समाकलन B इंटू डी एल, रेखीय समाकलन B इंटू डी एल। फिर Q से कहाँ गए? R गए। फिर अगली बार कहाँ गए? R से S। कहाँ गए? R से S, R से S, तो R से S, तब भी रेखीय समाकलन B इंटू डी एल हो गया, B इंटू डी एल। फिर S से कहाँ आए? P पे आए, तब बंद पथ हुआ ना। तो S से P, S से P गए और ये रेखीय समाकलन B इंटू डी एल, ठीक। और ये राइट हैंड वाला पक्ष लिख लीजिए, म्यू नॉट आई हो गए, ठीक। अब आगे हल करते हैं, एक एक पक्ष को धीरे धीरे लिख लिया करते हैं। अब हम जानते हैं गाइस कि ये वाला इन सब के बराबर हो गया। तो ये P से Q लिखे, ये रेखीय समाकलन, इसे हम लिख सकते हैं B इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद इसको Q से R लगाए, ये रेखीय समाकलन, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं B इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। फिर वहाँ भी यही लिखेंगे R से S,
बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। फिर इसे भी वही लिखेंगे एस से पी बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा बराबर ये वाला पक्ष उतार लो म्यू नॉट आई। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या समझना है, जो अब समझाने चल रहे हैं उसे आप समझिएगा। क्या समझिएगा कि आप देखो पहला कहाँ से गए हो, पी से क्यू गए हो। कहाँ गए हो, पी से क्यू। तो चलो पी से क्यू गए, कहाँ गए, पी से क्यू। तो पी से क्यू की तरफ जाते समय, पी से क्यू की ओर जाते समय आप जो है ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा इधर की तरफ है। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा हो गई। और जो आप ये जो पी से क्यू गए हैं, तो आपकी दिशा कितनी है, देखिए यहाँ से आपकी दिशा किधर है, नीचे की तरफ। आपकी दिशा किधर है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर जो एंगल बना बी और डीएल के बीच का एंगल कितना बन गया, 90। तो यहाँ पर आप ये नोट कीजिएगा कि यहाँ बी और डीएल के बीच जो कोण है थीटा वो कितना है, 90 अंश। इतना बात आप समझे। फिर आगे क्यू से जब आर गए तब बी और डीएल के बीच का कोण कितना हुआ, तो मानते हैं कि ये डीएल हो गया। तो देखिए जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में आप भी जा रहे हो। जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में आप भी जा रहे हो, अर्थात बी और डीएल के बीच जो कोण है वो क्या हो गया, शून्य हो गया। थीटा बराबर यहाँ क्या हो गया, शून्य हो गया। आगे देखिए, फिर उसके बाद जब आप R से यस गए तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इधर की तरफ है और आप जा किधर रहे हो, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एंगल कितना बन गया, 90 अंश। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 90 अंश। यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 90 अंश। फिर आगे लास्ट ध्यान दीजिएगा इस वाले के लिए, P से S से P जा रहे हैं, S से P जा रहे हैं। तो यस से P की ओर जाते समय ये वाला पथ प्रणालिका से बाहर है, ये वाला पथ प्रणालिका से बाहर है। तो ये वाला पथ जब प्रणालिका से बाहर है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। और जब चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया, जब S से P की तरफ गए तो B क्या हो गया, 0 हो गया। जब B ही 0 हो गया तो कोण कहाँ हेरने जाओगे, अर्थात इस पक्ष के लिए B क्या हो गया, 0। चलिए अब आप समझिए, आगे आ जाइए, कोण निकाल लीजिए सब कुछ। अब आपको यहाँ क्या समझना है कि यहाँ थीटा जब 90 रखोगे तो cos 90 अंश बराबर 0। cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये पद ध्वस्त हो जाएंगे, ये पद नष्ट हो जाएंगे, इनकी कहानी खत्म। जैसे थीटा 90 हुए ये पद खत्म, क्योंकि cos 90 0, ये पूरा पद लेके गोल अंडा 0। अब देखो उसके बाद जब यहाँ 0 रखोगे तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, ये पद बचे रह जाएंगे। अब इन्हीं पद का हमको लेके आगे बढ़ना है। आगे ध्यान दीजिए, जब थीटा 90 रखे तो ये पद भी नष्ट हो गए, ये भी कहानी खत्म। और जब B ही 0 हो गया तो ये पूरा पद ही 0 हो गया, अर्थात ये और ये तीनों पद नष्ट हो गए हैं। केवल आपके सामने क्या बचा है, एक पद बचा है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अब आगे क्या है, ये पद 0, ये पद 0, ये पद 0। तो आपके सामने क्या बचा, ये वाला रेखीय समाकलन B इंटू DL cos थीटा, और यहाँ थीटा बराबर 0 है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। B इंटू DL, Q से कहाँ गए, R गए, बराबर क्या आ गया, उधर म्यू नॉट आई आ गए। क्या कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक नहीं। अब B को बाहर कर लेंगे, B को क्या कर लेंगे, बाहर। ध्यान से समझिए, अब हम B को बाहर कर लेते हैं, ये Q से R, ये DL लगा दिए, बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, समाकलन। तो DL, ध्यान दीजिए, Q से R, तो Q से R जा रहे हैं तो ये छोटी सी लंबाई DL है। अब मान लेते हैं पूरे तार की लंबाई क्या है, L है। मान लेते हैं पूरे तार की लंबाई कितनी है, L है। ध्यान से समझिएगा, ये अल्पांश भाग DL है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखते हैं कि रेखीय समाकलन
डी एल बराबर क्या है, एल है, और यहाँ क्यू से क्या है, आर। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गाइज आगे हम लोग उसको हटाने वाले हैं, उसको मूव करने वाले हैं, रफ करने वाले हैं। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग उसको हटा देंगे। आइए देखते हैं। तो इसका समाकलन किसके बराबर हो गया, एल के। तो क्या हो गया, बी इंटू एल बराबर म्यू नॉट आई। क्या आ गया, म्यू नॉट आई। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 1। तो गाइज ये समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। अब मानते हैं, माना जो प्रणालिका आप बनाए थे, जो प्रणालिका भी बनी थी, उसमें प्रणालिका के एक भाग में फेरों की संख्या n मान लेते हैं। माना एक प्रणालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। संख्या क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक, अब फेरों की संख्या क्या मान ली, n मान ली। अब मुझे क्या पता करना है कि L लंबाई का जो तार था आपका, जो आपने L लंबाई यहाँ माना था, L लंबाई का जो तार है, इस L लंबाई में तार के फेरों की संख्या कितनी होगी, n गुणे कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। n गुणे क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, NL हो जाएगा। अब कैसे NL आया, ध्यान समझो। यदि इस तार के एक छोटे से भाग में तार के फेरों की संख्या कितनी है, n है, तो जब पूरे तार की बात होगी तो पूरे तार की क्या है, लंबाई n है, तो इतने में n है, तो n गुणे l कर देंगे तो पूरे तार के फेरों की संख्या आ जाएगी। यही प्रोसेस हमने लगाया है। L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो गई, NL हो गया। अब इस लंबाई में इतने फेरों की संख्या हो गई, तो एक फेरे में I करंट है, तो NL लंबाई में धारा कितना प्रवाहित होगी वो निकालना है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक फेरे में कितना था, I था, एक फेरे में कितना था, I था, तो N फेरे में कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए। ये I बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से, NLI, ध्यान से समझिए, NLI। तो NL फेरों में, एक फेरे में I धारा थी, NL फेरे में NLI हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। तो इस समीकरण 2 से इस I का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, B इंटू एल बराबर म्यू नॉट, इस I के स्थान पे क्या आ गया, NLI। ठीक, अब L से L क्या हो गया, कैंसिल, तो B बराबर मिल गया म्यू नॉट NI। तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हुआ, वो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या हुआ, B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। तो सोचिए यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो किस पे निर्भर कर रहा है, प्रणालिका पे फेरे गए तार की संख्या, प्रणालिका पर लपेटे गए तार की संख्या पर निर्भर कर रहा है, और प्रवाहित होने वाली धारा पे निर्भर कर रहा है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र, और साथ में चुंबकशीलता पर निर्भर कर रहा है। तो गाइज अर्थात इससे हम यह बता सकते हैं कि जो प्रणालिका के भीतर आप बंद पथ बनाए थे PQRS, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता चुंबकीय क्षेत्र पर। तो गाइज इस प्रकार जो एम्पियर का दूसरा नियम था वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कुछ नहीं करना था, एकदम आसान था, केवल आपको डायग्राम समझने थे। डायग्राम समझ में आ गया तो सारा डेरिवेशन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। गाइज इसी टॉपिक के साथ आज की लेक्चर में हम लोग बस यही बात करते हैं। अगली लेक्चर में हम लोग एम्पियर के तीसरे नियम के अनुप्रयोग को सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों के साथ। आज की वीडियो को ज़बरदस्त शेयर कीजिए, सभी के पास भेजिए, जितना हो सके आप उतना शेयर कीजिए, और शेयर करके हम लोगों का सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।